नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में अपन ने दिल्ली के साथ राणा सांगा का दिल्ली के साथ संघर्ष देखा था। आज अपन बात करेंगे राणा सांगा का मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष। तो देखते हैं महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 मालवा के साथ संघर्ष। मैंने बताया था कि महाराणा सांगा जब गद्दी पे बैठते 1509 में, उस समय मालवा का शासक था नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन। अब बात करते हैं उसके बाद में शासक बनता है कौन? महमूद खिलजी सेकेंड। मालवा का शासक कौन बनता है? महमूद खिलजी सेकेंड शासक बनता है। किसकी सहायता से? उस समय में जो मालवा का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था चंदेरी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय। अब बात करें मेदिनी राय की सहायता से कौन? महमूद खिलजी सेकेंड क्या बनता है? शासक बनता है। कहाँ का? मालवा का शासक बनता है। बाद में क्या होता है? महमूद खिलजी सेकेंड का भाई महमूद खिलजी सेकेंड का भाई था साहब का क्या कर देता है? महमूद खिलजी सेकेंड कमजोर होता है तो उसको गद्दी से हटा देता है। अब क्या होता है? महमूद खिलजी सेकेंड वापस किसकी? मेदिनी राय की सहायता से क्या बनता है? दिल्ली का शासक बनता है, सॉरी मालवा का शासक बनता है। फिर क्या होता है? तीनों की सेना, गुजरात के शासक उसमें थे मुजफ्फर शाह, दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोधी, और अपन बात करते हैं किसकी? तो साहब का। तीनों मिलकर किसको? महमूद खिलजी सेकेंड को क्या करते हैं? गद्दी से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीनों का आक्रमण असफल कर देता कौन? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय अब शक्तिशाली शासक, राजपूत शासक था कौन? मेदिनी राय। और फिर मालवा का शासक कौन बन जाता है? मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकेंड बन जाता है। तो मेदिनी राय को उसने प्रधानमंत्री की उपाधि दे देता है। क्या दे देता है? प्रधानमंत्री का पद दे देता है। कौन देता है? महमूद खिलजी सेकेंड। लेकिन कुछ बाद में कुछ सरदारों को, मुस्लिम जो अमीर थे, उनके कहने पर उनको उनके बहकावे में आकर के महमूद खिलजी सेकेंड चंदेरी राय को प्रधानमंत्री के पद से हटा देता है। और जो चंदेरी की जागीर दे रखी थी, स्वतंत्र चंदेरी की जागीर दे रखी, वो भी उससे ले लेता है। तो फिर क्या होता है? महमूद खिलजी जो अपने मेदिनी राय कहाँ आ जाते हैं? महाराणा सांगा के कहाँ पे आ जाते हैं? दरबार में आ जाते हैं। महाराणा सांगा के दरबार में आ जाते हैं। वहां पर अपने पुत्र नत्थु को सौंप कर, जो चंदेरी की जागीर अपने पुत्र नत्थु को सौंप कर कहाँ जाते हैं? तो महाराणा सांगा के पास में आ जाते हैं। महाराणा सांगा इसको, मेदिनी राय को किसकी जागीर दे देता है? तो गागरोन की जागीर दे देता है। महमूद खिलजी सेकेंड क्या करता है? गागरोन पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। किस पे आक्रमण कर देता है? गागरोन पर आक्रमण कर देता है। और फिर क्या होता है? जो सांगा की सेना थी वो क्या करती है? गागरोन का युद्ध होता है किसके मध्य? महमूद खिलजी सेकेंड और महाराणा सांगा का साथ किसका कौन देगा? चंदेरी का मेदिनी राय देगा। और महमूद खिलजी सेकेंड का साथ कौन देगा? तो गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह साथ देगा। और दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो फिर इसमें क्या होता है? जो हरिदास चारण नाम का एक व्यक्ति था, जो महाराणा सांगा का सेनापति था, वो क्या करता है? किसको बंदी बना लेता है? किसको बंदी बना लेता है? महमूद खिलजी सेकेंड को बंदी बना लेता है। महमूद खिलजी सेकेंड का जो पुत्र था आसफ का इस युद्ध में क्या हो जाता है? मारा जाता है। महमूद खिलजी सेकेंड को बंदी बना लिया जाता है। 2-3 महीने बंदी बनाकर रखते हैं। और फिर क्या होता है? एक बार गुलदस्ता दिया जाता, राणा सांगा गुलदस्ता दे रहा होता है किसको? महमूद खिलजी सेकेंड को। महमूद खिलजी सेकेंड को गुलदस्ता दे रहा होता है तो महमूद खिलजी सेकेंड बोलता है, गुलदस्ते दो तरीके से दिए जाते हैं, एक तो नीचे बैठ करके दिए जाते हैं, एक खड़ा होकर के दिए जाते हैं। और चूंकि मैं आपका दास हूं, क्योंकि आपने बंदी बनाया, तो मैं आपसे खड़ा होकर ले नहीं सकता, और मैं एक राजा हूं इसलिए मैं आपसे नीचे बैठ के ले नहीं सकता। और इस बात से प्रसन्न हो जाता कौन? महाराणा सांगा। और उसके अच्छे व्यवहार के कारण, किसके अच्छे व्यवहार? महमूद खिलजी सेकेंड के अच्छे व्यवहार के कारण उसको बंदी में लगे, अपने जो महमूद खिलजी सेकेंड के पुत्र को एवज में रख करके और छोड़ देता है किसको? महमूद खिलजी सेकेंड को। कौन? महाराणा सांगा। अब बात करते हैं उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में गुजरात के साथ संघर्ष होता है। पहले अपन मालवा के साथ संघर्ष लिख लेते हैं, उसके बाद गुजरात के साथ संघर्ष। मालवा के साथ संघर्ष देखो, सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा के शासक कौन थे? नासिरुद्दीन। कौन थे? रुद्दीन। ठीक है। बाद में महमूद खिलजी सेकेंड मालवा के शासक बनते हैं। बनते हैं।
लेकिन लेकिन ये कमजोर शासक थे, कमजोर शासक थे, कमजोर शासक थे। इसलिए महमूद खिलजी खिलजी सेकेंड के भाई साहब खां मालवा की गद्दी पे बैठ जाते हैं, मालवा की गद्दी पर बैठ जाते हैं, मालवा की गद्दी पर बैठ जाते हैं, साहब खां मालवा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है। मेदिनी राय की सहायता से, मेदिनी राय राजपूत सरदार थे, मेदिनी राय की सहायता से मेदिनी राय की सहायता से, किसकी सहायता से? मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी सेकेंड, खिलजी सेकेंड पुनः मालवा का शासक बनता है, का शासक बनता है। ठीक है। अब क्या हो, महमूद खिलजी सेकेंड पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। कौन आक्रमण करेगा? तो देखो, दिल्ली के सिकंदर लोदी, दिल्ली का सिकंदर लोदी, दिल्ली का कौन? सिकंदर लोदी। गुजरात का मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह वह साहब खां, साहब खां, कौन सा खां? साहब खां। महमूद खिलजी सेकेंड पर, खिलजी सेकेंड पर आक्रमण करता है, मेदिनी राय की सहायता से, मेदिनी राय की सहायता से मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी सेकेंड आक्रमण को असफल कर देता है, आक्रमण को असफल कर देता है, असफल कर देता है। आक्रमण को क्या कर देता है? असफल कर देता है। आक्रमण को क्या कर देता है? असफल कर देता है। तथा महमूद खिलजी सेकेंड मेदिनी राय को चंदेरी की चंदेरी की जागीर वह स्वयं का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, स्वयं का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन कुछ मुस्लिम अमीरों के कहने पर, मुस्लिम अमीरों के बहकावे में आकर महमूद खिलजी सेकेंड किसको? मेदिनी राय को पीएम पद से हटा देता है। ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट।
अब मेदिन राय देखो, मेदिन राय को प्रधानमंत्री के पद से हटा देता है। देखो मेदिन राय चंदेरी की जागीर अपने पुत्र नत्थु को सौंपकर स्वयं महाराणा सांगा की शरण में आ जाता है। स्वयं महाराणा सांगा की शरण में आ जाता है। शरण में आ जाता है। महाराणा सांगा की क्या आ जाती, शरण में आ जाता है। अब महाराणा सांगा की क्या आ जाती, शरण में आ जाता है। अब इस सांगा मेदिनी राय को किसकी, गागरोन की जागीर दे देता है, कि जागीर दे देता है, ये दे देता है। महमूद खिलजी सेकेंड नत्थु की हत्या कर देते हैं, की हत्या कर गागरोन पर आक्रमण करता है। गागरोन पर आक्रमण करता है। जो आक्रमण होगा, अब देखो कब होगा, 1519 में। मैं बता दें केबीजी पहला युद्ध खतौली का, बी का मतलब बाड़ी का युद्ध और जी का मतलब गागरोन का युद्ध। कब हुआ, गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध, गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य है। अब देखो सांगा की प्लस सहायता कौन करेगा, मेदिनी राय। ठीक है, इधर कौन था, इधर था महमूद खिलजी सेकेंड। ठीक है, और कौन था साथ में था कौन, गुजरात मुजफ्फर शाह। ठीक है, इस युद्ध में अब देखो इसमें जीत किसकी हुई, सांगा की। हार किसकी हुई, मेदिनी राय। ठीक है, और बंदी बना लिए गए। ठीक है, अब देखो, अब नोट लगा के लिखते हैं, क्योंकि हरिदास चारण ने किसको बंदी बनाया था, महमूद खिलजी सेकेंड को। हरिदास चारण को राणा सांगा ने पूरा चित्तौड़ देने के लिए कहा था। हरिदास चारण ने 12 गांव लिए थे। ठीक है, और इस युद्ध में जो इसका जो पुत्र था आसफ का, महमूद खिलजी सेकेंड का पुत्र आसफ का इस युद्ध में मारा गया। तो देखो नोट लगा लो, गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकेंड का पुत्र क्या नाम था, आसफ खां मारा गया। पहला तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना, मेवाड़ के सेनापति, सांगा के सेनापति हरिदास चारण ने किसने, हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकेंड को बंदी बना लिया। ठीक है, यहां तक लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। बंदी बना लिया गया। ठीक है, अब बंदी बना लिया गया, तो इससे खुश होकर के हरिदास चारण से खुश होकर
सांगा ने हरिदास को चित्तौड़ देने को कहा, देने को कहा, चित्तौड़ देने को कहा, लेकिन हरिदास ने 12 गांव लिए, 12 गांव लिए। ठीक है। बाद में सांगा द्वारा महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर दिया वह खिलजी सेकंड के पुत्र को अपने पास रखा। महमूद खिलजी सेकंड के साथ मित्रवत व्यवहार किया गया, राजावत व्यवहार किया गया। किसके द्वारा? सांगा द्वारा। बाद में ये अच्छा व्यवहार करने लग गया तो इसको क्या कर दिया गया? अपने पुत्र के एवज में इसको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। किसको? महमूद खिलजी सेकंड को। अब बात करते हैं गुजरात के साथ संघर्ष की। अब देखो गुजरात के साथ संघर्ष, पहले संघर्ष के कारण बहुत से थे। पहले तो दोनों ही क्या थे? विधर्मी लोग थे, अलग अलग धर्म के थे। एक राजा राणा सांगा हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था और मुजफ्फर शाह क्या था? मुस्लिम धर्म का प्रबल समर्थक था। दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। तीसरा ईडर को लेकर के, किसको लेकर के? ईडर को लेकर। चौथा क्या था? मालवा जो आक्रमण किया था नत्थु को मारने में, जो मेदिनी राय के जो पुत्र था नत्थु को मारने में किसने सहायता दी थी? मुजफ्फर शाह ने सहायता दी थी। गागरों युद्ध में किसने सहायता दी? तो मुजफ्फर शाह ने सहायता दी। इसलिए क्या हुआ? गुजरात और मेवाड़ का क्या संघर्ष हुआ। तो देखो मेवाड़ गुजरात का संघर्ष का कारण, मेवाड़ गुजरात संघर्ष का कारण पहला, मेदिनी राय के पुत्र नत्थु की हत्या में गुजरात शासक मुजफ्फर शाह का हाथ। ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था गागरोन के युद्ध में। गागरोन के युद्ध में किसने? मुजफ्फर शाह ने। कौन से शाह ने? मुजफ्फर शाह ने महमूद खिलजी सेकंड का साथ दिया। तो कारण हो गई। अब बात करते तीसरा, महमूद खिलजी सेकंड का साथ दिया। तीसरा, दोनों ही शासक अपने धर्म के प्रबल समर्थक वह पड़ोसी थे। चौथा कारण क्या था? ईडर को लेकर अब तो ईडर को लेकर कैसे, एक बार इनको लिख लेते हैं, इसके बाद में बताता हूं ईडर के बारे में। देखो ईडर पड़ता है कहां पर? गुजरात में। ईडर का शासक था भाणा। शासक कौन था? ईडर का भाणा था। भाणा के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? एक तो था सूर्यमल और दूसरा पुत्र कौन था? तो भीम था। क्या नाम था? भीम था। अब देखो
ईडर का शासक कौन था? भाणा। भाणा के दो पुत्र थे, एक तो सूर्यमल और एक भीम थे। भाणा की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? सूर्यमल शासक बना। ठीक है, भाणा की मृत्यु के बाद शासक बना सूर्यमल बना, और सूर्यमल की मृत्यु के बाद में इसका शासक बना उसका पुत्र रायमल। इसका पुत्र था रायमल, पुत्र था रायमल। ठीक है, और भीम का पुत्र था भारमल। वापस सुन लो, ईडर का शासक था भाणा। भाणा की मृत्यु के बाद शासक बना था सूर्यमल। कौन शासक बना था? सूर्यमल। अब लेकिन सूर्यमल की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शासक बनता रायमल। लेकिन भीम, ये रायमल अल्पायु थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए भीम क्या करता है? रायमल को गद्दी से हटाकर किसको शासक बना देता है? भारमल को शासक बना देता है। जो भारमल को शासक बनाने में हाथ किसका था? तो भारमल ने शासक बनाने का साथ था गुजरात के मुजफ्फर शाह का। और इधर रायमल को शासक बनाना चाहता था कौन? महाराणा सांगा। कौन से बनाना चाहता था? महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ कर दिया? रायमल के साथ में कर दिया। अब इससे नाराज होगा कौन? मुजफ्फर शाह। गुजरात का शासक कौन नाराज होगा? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह नाराज होगा तो वो अहमदनगर का जो जागीरदार था, अहमदनगर का जो सरदार था, अहमदनगर का जो मेवाड़ी, वो सॉरी मुस्लिम जो सेनापति था, उसका नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क को भेजता है। तो निजाम उल मुल्क को किसके पास भेजता है? रायमल के पास भेजता है। रायमल निजाम उल मुल्क के डर के मारे कहा चल जाता है? जंगलों में चल जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो मुजफ्फर शाह उसको कहता है, किसको? निजाम उल मुल्क को, कि भाई कि तू ईडर पर अधिकार कर लेना। लेकिन ये जंगलों में चले जाता है, तो ईडर पर अधिकार किसका हो जाता है? निजाम उल मुल्क का हो जाता है। लेकिन इससे नाराज होता है कौन? मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह क्या होता है? गद्दी से हटा देता है किसको? ईडर से हटा देता है किसको? ईडर का प्रशासक कौन बन जाता है? निजाम उल मुल्क। लेकिन निजाम उल मुल्क इसके पीछे पीछे, रायमल के पीछे पीछे जंगलों में चले जाता है, इसलिए इसको हटा देता है। और मुबारिज उल मुल्क को, किसको? नाम ध्यान रखना, पहला तो निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। फिर क्या होता है? मुबारिज उल मुल्क, मुबारिज उल मुल्क, मुबारिज उल मुल्क। मुबारिज उल मुल्क को वहां का कहाँ का? ईडर का प्रशासक बना देता है। कौन बना देता है? मुजफ्फर शाह। एक बार क्या होता है, मुबारिज उल मुल्क से पूछा गया राणा सांगा कौन है, तो राणा सांगा के बारे में मुबारिज उल मुल्क क्या कहता है? ये तो क्या है, मेरे कुत्ते के समान है, मेरे कुत्ते के समान बता दिया गया। किसने? मुबारिज उल मुल्क ने। किस? राणा सांगा को। राणा सांगा को इस बात का पता चलता है, राणा सांगा जो वागड़ का शासक था उदय सिंह के साथ में आता है, और मुबारिज उल मुल्क को क्या कर देता है? पराजित कर देता है, और रायमल को वापस गद्दी पर बिठा देता है। रायमल को गद्दी पर बिठा देता है। इस बात का पता चलता है किसको? वापस मुजफ्फर शाह को। मुजफ्फर शाह को पता चलता है, तो मुजफ्फर शाह क्या करता है? मलिक हुसैन के नेतृत्व में क्या, मलिक हुसैन और एजाज अली और किम उल मुल्क के नेतृत्व में क्या होता है? सेना भेजता है। उस सेना पर डूंगरपुर आती है। डूंगरपुर के शासक गजा को क्या कर देती है? मोदेघाट उतार देती है, और यहाँ से कहाँ चल जाती है? मंदसौर तक चल जाती है। मंदसौर तक चली जाती है, और मंदसौर में बाद में जो महाराणा सांगा की सेना आती है, लेकिन एजाज अली की मध्यस्थता से एजाज अली को पता चल जाता है कि सांगा की सेना से जीतना कठिन है, तो एजाज अली की सहायता से, एजाज अली की उसमें मध्यस्थता से, एजाज अली और किवाम उल मुल्क की मध्यस्थता से क्या होती है? संधि होती है। किस किसके मध्य? राणा सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के बीच में मंदसौर की संधि। कौन संधि? मंदसौर की संधि 1521-22 में। और इसके साथ ही क्या होता है? गुजरात और जो मेवाड़ का जो संघर्ष था राणा सांगा के समय, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहां तक है। ठीक, एक बार समझ लेते हैं, एक बार ये देख लो, हम लिख लेंगे। अब देखो, एक बार लिख लेते हैं। ईडर का शासक भाणा की मृत्यु के बाद, ध्यान रखना, मैंने कुंभा पढ़ाया था। कुंभा के समय बूंदी का शासक कौन था? भाणा। और कोटा का शासक कौन था? सांडा। ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना। तो ईडर का शासक भाणा था। भाणा की मृत्यु के बाद, ईडर का शासक उसका पुत्र सूर्यमल बनता है। लेकिन सूर्यमल की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र रायमल। कौन? रायमल। कहाँ का शासक बनता है? रायमल कहाँ का शासक बनता है?
ईडर का शासक बनता है, शासक बनता है। सूर्यमल के भाई भीम रायमल को गद्दी से हटाकर भारमल को, किसको? भारमल को शासक बनाता है, भारमल की सहायता गुजरात के मुजफ्फर शाह से करता है, मुजफ्फर शाह करता है। ईडर मुजफ्फर शाह करता है। रायमल राणा सांगा की शरण में चला जाता है, राणा सांगा की शरण में चला जाता है। राणा सांगा की क्या चला जाता है? शरण में चला जाता है। कौन चला जाता है? तो रायमल। अब देखो राणा सांगा की शरण में चल जाता है। कौन चला जाता है? रायमल। अब रायमल सांगा की सहायता से रायमल क्या होता है? शासक बन जाता है। देखो सांगा की सहायता से रायमल शासक बनता है। रायमल शासक बन गया। अब देखो मुजफ्फर शाह का सेनापति निजाम उल मुल्क रायमल को हटाकर ईडर का प्रशासक बनता है। कुछ समय बाद मुबारिज नाम याद जरूर रखना है। मुबारिज उल मुल्क ईडर का प्रशासक बनता है। देखो मुबारिज उल मुल्क राणा सांगा की तुलना कुत्ते से करता है। अब राणा सांगा को इस बात की सुनने लगती है और वागड़ के शासक उदय सिंह के साथ में क्या करता है? पराजित कर देता है। किसको? तो मुबारिज उल मुल्क को। ठीक है। अब क्या होता है जब मुजफ्फर शाह को इस बात का पता चलता है, मुजफ्फर शाह मलिक हुसैन, एजाज अली और किवाम उल मुल्क की सहायता से सेना भेजता है। डूंगरपुर के शासक गज्जा इस युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। डूंगरपुर के रास्ते से आते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? मंदसौर के पास चले जाते हैं। और दोनों के मध्य क्या होती है? पर एजाज अली और किवाम उल मुल्क की सहायता से क्या होती है? संधि होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब राणा सांगा वह वागड़ के
उदय सिंह के साथ, वागड़ के उदय सिंह के साथ, मिलकर मुबारिज उल मुल्क को पराजित करते हैं। मुबारिज उल मुल्क को पराजित करते हैं। मुबारिज उल मुल्क पराजित हो गया। मुजफ्फर शाह किसकी? मलिक हुसैन, एजाज अली और क़िवाम उल मुल्क के नेतृत्व में सेना भेजता है डूंगरपुर के शासक गज्जा इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। यहाँ से सेना मंदसौर पहुंचती है। वह एजाज अली की मध्यस्थता में 1521-22 में मंदसौर की संधि होती है। राणा सांगा वह गुजरात के मुजफ्फर शाह के साथ होती है। ठीक है, इस तरह मुगल मेवाड़ संघर्ष समाप्त होता है। इस तरह मेवाड़ गुजरात संघर्ष समाप्त होता है। इस तरह मेवाड़ गुजरात संघर्ष समाप्त होता है। गुजरात मेवाड़ संघर्ष इस तरह क्या होता है? समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज लिख लेना, नोट लगा के नोट। बाद में क्या होता है? भारमल ही किसके इडर का भारमल ही क्या होता है? राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ देता है। ध्यान रखना, नोट इडर का भारमल वह वागड़ के उदय सिंह खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं। एक बार राणा सांगा के मूल्यांकन कर लेते हैं, उसके बाद राणा सांगा को अपन कंप्लीट करेंगे। तो राणा सांगा का मूल्यांकन है, राणा सांगा वीर थे, पुरुषार्थी थे, उदार थे, कृतज्ञ थे। ठीक है, वीर थे, पुरुषार्थ थे, उदार शासक थे और कृतज्ञ शासक थे, और अपने बात करें राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, तो देखो राणा सांगा कृतज्ञ थे। कैसे? देखो मैंने बताया था, तो करमचंद पवार
ने शरण दी थी राणा सांगा को बचपन में, तो राणा सांगा को रावत की उपाधि थी और फूलिया बनेड़ा की जागीर थी। ठीक है, देखो कृतज्ञ थे कैसे, करमचंद पंवार को रावत की उपाधि, फूलिया बनेड़ा की जागीर थी, फूलिया बनेड़ा वह शाहपुरा की जागीर थी, शाहपुरा की जागीर थी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं उदार शासक थे। उदार शासक थे कैसे, महमूद खिलजी सेकेंड को बंदी बनाकर राजावत व्यवहार कर छोड़ दिया। ठीक है, पुरुषार्थी थे, शरीफसी गांव थे, वीर थे। ठीक है, पुरुषार्थी, वीर, साहसी, राजनीतिज्ञ थे। एक सिर, एक आंख, एक हाथ और एक टांग नहीं होने के बावजूद एक बार इन्होंने अपने सामंतों को कहा, एक सरदारों को कहा कि किसी दूसरे को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक सिर नहीं है। लेकिन बाकी मेवाड़ी सरदारों ने कहा जिनके एक आंख, एक हाथ और एक सिर युद्ध भूमि में नहीं होते, युद्ध भूमि में मतलब कहने का मतलब युद्ध भूमि में चले जाते हैं, वो शासक महान होता है। और उसके झंडे नीचे लड़ना अपने आप को क्या माना जाता है, हमारी क्या है, अपने आप को हमारी सम्मान समझा जाता है। कहने का मतलब कि राजनीति के थे कैसे, इन्होंने कहा कि मेरे एक हाथ, एक टांग व एक आंख नहीं है, अतः किसी अन्य को मेवाड़ का शासक बनाया जाए, अन्य को मेवाड़ का शासक बनाया जाए। तो मेवाड़ी सरदारों ने कहा युद्ध भूमि में अंग विच्छेद होना एक प्रकार का गौरवपूर्ण अनुभूति है, एक प्रकार से गौरवान्वित होने जैसा है। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कूटनीति का अभाव था कि, और राणा से जब बाबर युद्ध करने आ रहा है तो पुरातनवादी रणनीति से ही युद्ध करना, ये कुछ उसकी खामियां मान सकते हैं इनकी राणा सांगा की। लेकिन बात करते हैं इससे पहले, जो खानवा के युद्ध से पहले पूरे युद्ध राणा सांगा जीते थे, तो अपन इसको बारे में भी ज्यादा मान सकते हैं कि भाई ये दूरदर्शी शासक थे। ठीक है, ये आज के लिए ये राणा सांगा हो गया। अब बात करते हैं अपन राणा सांगा के पुत्रों के बारे में। तो ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की तो मृत्यु हो ही गई थी। मीराबाई खानवा के युद्ध में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खतौली युद्ध में मारा गया, कुछ इतिहासकार मानते हैं खतौली के युद्ध में ये घायल हो गए थे, 7 साल तक रहा था। क्वेश्चन आता है कि बहुत बार राजस्थान बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ है कि भाई मीराबाई का स्वास्थ्य कितने साल रहा, तो 7 साल रहा। इसके बाद में शासक बनते हैं कौन, रतन सिंह। तो देखते हैं एक बार इनके बारे में, चल रहे। इनके पुत्रों के बारे में बात करते अपन। पुत्र एक तो थे रतन सिंह, पहले तो थे कौन, भोजराज, जो कि मीराबाई के पति थे। मीराबाई के पति वह
खतौली के युद्ध में घायल होने के बाद वीर गति को प्राप्त। ठीक है। उसके बाद शासक कौन बनता? रतन सिंह के लिए ध्यान रखना है, इन्होंने कर्मावती को, जो रानी थी किसकी, राणा सांगा की पत्नी थी, कर्मावती को रणथंभौर दे दिया था। ठीक है। रणथंभौर दे दिया था। और रणथंभौर का संरक्षक कौन था? सुजनहाड़ा था। और सुजनहाड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो गए? रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो देख लो अहिल्या उत्सव के दौरान, देख लो रतन सिंह के बारे में 2 लाइन है। 1528 से लेकर 1531 तक शासन बनते हैं, 28 से 31 तक। अहिल्या उत्सव के दौरान, अहिल्या उत्सव के दौरान बूंदी के सुजनहाड़ा के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त। अब शासक कौन बनेगा? तो विक्रमादित्य शासक बनेगा। कौन शासक बनेगा? विक्रमादित्य के बारे में बात करें, थोड़ी सी 3-4 लाइन है, इनके बारे में बात करते हैं। विक्रमादित्य शासक बनता 1528 से लेकर के 36 तक। ठीक है। ये अल्पायु थे और क्या मानते हैं इसको? अल्पायु शासक थे, इसलिए इसकी जो संरक्षिका थी कौन थी? तो जाहिर सी बात है, कौन? इसकी माता कर्मावती। ठीक है। अल्पायु शासक संरक्षिका कौन थी? माता कर्मावती क्या थी? संरक्षिका थी। अब बात करते हैं माता कर्मावती क्या थी? संरक्षिका थी। ये अल्पायु थे और ये एक अयोग्य शासक थे। शासक सिद्ध हुए। अब अयोग्य शासक थे तो जब गुजरात का शासक था बहादुर शाह। अब गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह क्या करेगा? इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर किस पे आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। तो कर्मावती इनको, विक्रमादित्य उदयसिंह को कहाँ भेज देती है? अपने पियर कहाँ था? तो बूंदी था। बूंदी के सुजनाड़ा के पास भेज देती है। और फिर क्या करती है? आक्रमण करने आता है। तो 1533 में आक्रमण करने आता है। 1533 में रणथंभौर दुर्ग देकर के वापस विदा कर देता है। 1534 में वापस आता है कौन? बहादुर शाह। इस समय में कर्मावती क्या करती है? जोर करती है। और जो देवलिया का दीवान था, देवलिया का दीवान बाघ सिंह, देवलिया दीवान बोलते हैं, देवलिया प्रतापगढ़ का वर्तमान नाम देवलिया था। बाघ सिंह क्या करते हैं? वहां पर क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और इसमें क्या होता है? कर्मावती राखी भी भेजती किसको? हुमायूं को। पद्मचंद की सहायता से राखी भेजती, लेकिन हुमायूं आ नहीं पाता। और बहादुर शाह यहाँ पर क्या कर लेता है? आक्रमण कर लेता है। और बुरहान उल मुल्क बम्बानी को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। लेकिन पता चलता है हुमायूं को। हुमायूं फिर क्या करता है? हुमायूं आने की खबर मिलती है बहादुर शाह को, और बहादुर शाह वापस यहाँ चला जाता है। और विक्रमादित्य क्या हो जाता है? पुनः किस पे गद्दी पे बैठ जाता है? मेवाड़ी की गद्दी पे बैठ जाता है। तो एक बार इसके बारे में लिख लेते 3-4 लाइन, फिर इसके बाद में खत्म करते हैं। तो ये अयोग्य शासक थे। इनके समय मेवाड़ पर क्या हुआ? बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। कर्मावती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया। ठीक है। 1533 में बहादुर शाह को कर्मावती ने
रणथंभौर का दुर्ग दे दिया, रणथंभौर का दुर्ग दे दिया। अब रणथंभौर का दुर्ग दे दिया, अब लालच आ गया किसके किसके बहादुर शाह के। बहादुर शाह पुनः 1534 में आक्रमण करता है। अब रानी पद्मावती को क्या करना पड़ता है, युद्ध करती है किसके विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध। और जो केसरिया कौन करता है, तो देवड़िया बाघ सिंह क्या करता है, केसरिया करता है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। पंद्रह सौ चौंतीस में बहादुर शाह पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। लिख लो, नोट लगा के लिख लो। हुमायूं सॉरी कर्मावती हुमायूं से हुमायूं को पदमचंद या पदम शाह की सहायता से कर्मावती पदमचंद पदम शाह की सहायता से हुमायूं को राखी भेजती है। कर्मावती पदमचंद पदम शाह की सहायता से हुमायूं को राखी भेजकर किसके विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध सैन्य सहायता मांगती है, अब क्या होता है, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंचता। अब देखो इधर देखो, मेवाड़ का द्वितीय शाका कब होता है, 1534 में। इधर शासक कौन था, कर्मावती ने क्या किया, जोहर किया। दूसरे देखो इधर दूसरा वो कौन था, तो देखो बाघ सिंह केसरिया किया। उपनाम क्या है इसका, बाघ सिंह का देवड़िया दीवान, उपनाम देवड़िया दीवान। ठीक है। छतरी कहाँ है, पांडुपोल चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ठीक है। बहादुर शाह क्या होता है, शाह जीत जाता है। ठीक है। बहादुर शाह क्या हो जाता है, जीत जाता है। बहादुर शाह क्या हो गया, जीत गया। तथा प्रशासक बुरहान उल मुल्क बम्बानी को बनाता है। बुरहान उल मुल्क बम्बानी को क्या बनाता, प्रशासक बनाता, कहाँ का, चित्तौड़ का। लेकिन बाद में जब हुमायूं को किस बात की खबर लगती है, और हुमायूं आता है तो इस बात को सुन करके बहादुर शाह यहाँ से क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। और विक्रमादित्य बुरहान मुल्क को पराजित करके वापस मेवाड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये जो फिर बाद में ये बहादुर शाह कहाँ चला जाता है, तो गोवा की तरफ चला जाता है, पुर्तगालियों से लड़ने के लिए चला जाता है। पुर्तगालियों की तरफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना। 2 लाइन और लिख लेते हैं। ये मेवाड़ का क्या था, दूसरा शाखा था। पहला शाखा कब हुआ, 1303 में। किसके रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए।
हुमायूं की आने की खबर सुनकर बहादुर शाह यहाँ से चला जाता है। पुनः विक्रमादित्य का मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है। हार हो जाता है। बनवीर के इसकी विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है। विक्रमादित्य हत्या कौन कर देता है? बनवीर कर देता है। बाद में बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन उदय सिंह की दाई माती पन्नादाई अपने पुत्र चंदन को बलि देकर के क्या हो जाती है, उदय सिंह की रक्षा कर लेती है। बनवीर कौन था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार बोलते हैं, उसकी एक दासी थी, उसका नाम था अनोरस बोलते हैं, कुछ इतिहासकार पुतलदेव बोलते हैं। उसका जो पुत्र था कौन? बनवीर। ठीक है, बनवीर के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।